हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो अपने आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा आपकी क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक वोवन वर्ड्स उसके फर्स्ट 2 शॉर्ट स्टोरीज अपने ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो अपने शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3rd चैप्टर है आपकी बुक का, और जिसका नाम है द रॉकिंग हॉर्स विनर। द रॉकिंग हॉर्स विनर। पहली 2 शॉर्ट स्टोरीज बेटा अपने पर बात कर चुके हैं, वो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। उम्मीद है आप उसकी वीडियो देख चुके हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब पहले वाली आप 2 देख चुके हैं। तो ये वीडियो है 3rd शॉर्ट स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर। नाम लिख देता हूं बेटा। द रॉकिंग हॉर्स विनर। ठीक है बेटा। तो इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, यानी थे D.H. लॉरेंस, यानी कि डेविड हर्बर्ट। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो इनका जन्म हुआ, कहां हुआ? इनके मम्मी पापा के घर। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ बेटा नॉटिंगम, इंग्लैंड का एक स्टेट है, एक प्रांत है, एक राज्य, आप कुछ ही कह लो, उसका कुछ एरिया है। नॉटिंगम शायर भी कहते हैं, नॉटिंगम भी कहते हैं। तो उस नॉटिंगम रीजन के एक उसमें एक गांव था, वो गांव था फेमस फॉर माइनिंग, खदानों के लिए, यानी कि उसमें से वो खनन चलता रहता था, खुदाई। तो माइनिंग के लिए वो गांव फेमस था। नॉटिंगम शायर इंग्लैंड का एक गांव था, वहां इनका बर्थ हुआ। ठीक है। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1895, 1895। तो भाई इनके जो पिताजी थे वो थे एक माइन वर्कर, माइनर थे, यानी कि खदान में काम करने वाले माइन वर्कर थे। और इनकी जो मां थी वो बहुत ही सभ्य और सुशील औरत थी। तो भाई माइनर में बेटा जो काम करने वाला है वो अग्रेसिव होगा, मतलब माना जाता है कि जो लेबर होती है वो अग्रेसिव होती है, घर पे आके चिड़चिड़े होते हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र काम किया होता है, उनके वही सपने होते हैं। उनके सपनों का संसार कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, उनके सपनों का संसार इतना ही होता है कि शाम की रोटी का जुगाड़ हो जाए, दैट्स इट। लेकिन उसकी जो मां थी वो एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की थी, और वो एक स्कूल में मिस्ट्रेस रह चुकी थी, काम कर रहा था उसने स्कूल में। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज थे। यहां उसका जो पिता था वो अग्रेसिव था, हिज फादर, एंड हिज मदर वाज ए जेंटिल लेडी, यानी कि बहुत ही सभ्य, जिसको पता था रिस्पेक्ट की कैसे जाती है, बात की कैसे जाती है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर के बीच इनका पालन पोषण हुआ, यानी कि बाप कुछ और बोलता था, मां कुछ और बोलती थी। And those fights and those conflicting behavior of his parents impacted on his imagination, his thought process, his physical activity, his mental activity, almost is everything। यानी कि बच्चों पर तो असर पड़ता है ना। तो उसके घर का जो भी एटमॉस्फेयर था, माहौल था, उसने उस D.H. लॉरेंस के उसके जो चाइल्डहुड था उस पर उसने बहुत गहरा असर डाला, इफेक्ट किया। उसकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग चेंज्ड एंड गॉट अफेक्टेड बाय दोस बिहेवियर। 1895 में उनका बर्थ होता है। पिता माइनर है, मां एक बहुत ही अच्छी लेडी है। तो हर एक चीज पर इनका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, इनकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई। तो लेकिन ये बहुत ही काबिल तारीफ राइटर बन के सामने आते हैं,
और इनका मेन फोकस, मेन एरिया ऑफ कंसर्न रहता है डीह्यूमनाइजिंग वैल्यू ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। डीह्यूमनाइजिंग यानी कि मानवता को दरकिनार करते हुए जो आजकल नया भौतिकवाद आ रहा है, मटेरियलिज्म आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, उद्योगवाद आ रहा है, वो कैसे मानवता, उदारता, काइंडनेस को दरकिनार कर रहा है, यानी कि मानवीय कदरें कीमतें कैसे खत्म हो रही हैं लोगों के बीच में से। इनका मेन कंसर्न हमेशा उसी पर ही रहा। और इनके जो फील्ड रहे हैं, he used to talk about sexuality, he used to talk about violence, he used to talk about emotional health, he used to talk about mental health, he used to talk about spontaneity and instinct. instinct क्या होता है? human instinct. instinct is a thing जो आप कह लो कि किसी में अंदर ही होता है, कीड़ा कहते हैं अपन, देसी लैंग्वेज आप कह सकते हैं, लेकिन यानी कि गलत वर्ड है, जस्ट आपको थोड़ा एक्टिव हो जाए। कुछ कीड़े होंगे मेरी बात समझ के ऐसे जाग जाएंगे आपके बीच में, सर ने कीड़ा का। तो इंस्टिंक्ट बेटा एक ऐसी चीज है कि जो सचिन का बेटा होगा, सचिन तेंदुलकर का, तो उसमें क्रिकेट थोड़ा, जब वो पैदा हुआ होगा उसमें क्रिकेट तभी होगी, यानी कि उसको थोड़ा बहुत आइडिया, यानी कि उसी एटमॉस्फेयर में पला है, 24 घंटे उसके घर में यही बातें होती होंगी। सांप का बच्चे को पता होता है डंक कैसे मारना है, शेर के बच्चे को पता होता है शिकार कैसे पकड़ना है। दिस इज इंस्टिंक्ट, यानी कि इनबिल्ट चीजें होती हैं जो पहले होती हैं। तो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट इंस्टिंक्ट, सेक्सुअलिटी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पॉन्टेनिटी। तो इसके इन्हीं हरकतों के कारण, यानी कि ये उन टॉपिकों को उठाता था that were rarely talked about, जिनके बारे में बहुत ही कम बात की गई थी और अभी भी नहीं हो रही थी। ठीक है, people used to ignore these topics, और उनके बात करना अवॉइड करते थे क्योंकि उनको लगता था कि उन पर बात करेंगे तुम्हारी बुक नहीं बिकेगी, हमें कोई नहीं सुनेगा। तो he used to talk about on that topics। तो इसके कारण इसके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। he got number of enemies, दोस्त नहीं एनिमीज उसको मिले, उस पर सेंसरशिप लगी, उस पर ऑफिशियल प्रोसिक्यूशन हुआ, उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया। किसको? डीएच लॉरेंस को, यानी कि हर जगह उसका क्या हुआ? विरोध हुआ। और ये लेकिन बहुत ही महान राइटर था और थोड़ी सी उम्र थी, यानी कि महान लोग कम ही जीते हैं। 1895 में इसका बर्थ हुआ एंड 1930 में भाई साहब की डेथ होगी। ओनली 35 ईयर्स ऑफ एज। तो 35 ईयर्स की एज में बहुत सारी चीजें लिटरेचर को वो दे गए, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, सो मैनी थिंग। अमंग हिज नॉवेल्स द फेमस नॉवल इज द रेनबो। ठीक है, द रेनबो, जॉन थॉम्स एंड द लेडी जेन, ये भी इनका एक फेमस नॉवल है। एंड इनका एक और नॉवल फेमस है वुमेन इन लव। वुमेन इन लव, जॉन थॉमस एंड लेडी जेन एंड द रेनबो इनके फेमस नॉवल हैं। और इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज में है द रॉकिंग हॉर्स विनर, द वर्जिन ऑफ जिप्सी, इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इनके बारे में अभी आपको एनफ पता चल गया। हाँ, इनके एनिमीज ही नहीं थे। E.M. फोस्टर एक महान राइटर इनकी ऑबिचुरी पे लिखते हैं, यानी कि इनके जो मृत्यु छाया वो होती है ईसाइयों के, उस पर ऊपर लिखा जाता है, डेथ नोटिस कह लो। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि मॉडर्न लिटरेचर का सबसे महान राइटर था D.H. लॉरेंस, यानी कि मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्निटी में इससे ज्यादा महान और इससे ज्यादा बोल्ड और फ्रैंक राइटर आज तक नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाट ही अर्न्ड। सम सपोर्टेड हिम बट मोस्ट ऑफ देम अपोज्ड हिम। और शुरुआत जब होती है किसी अच्छी चीज की, सच की, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू अपोज दैट। तो इनके साथ भी वही हुआ। इन्होंने अपनी
नॉवेल्स की, अपने शॉर्ट स्टोरी की सफलता नहीं देखी, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू अपोज हिम, बट आफ्टर हिज डेथ ही गॉट फेमस, यानी कि पोस्ट ह्यूमसली इसको सक्सेस मिली डी.एच. लॉरेंस को। तो आज इनकी एक फेमस शॉर्ट स्टोरीज अपने पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है द रॉकिंग हॉर्स विनर। अब भाई चैप्टर का नाम तो है रॉकिंग हॉर्स, और आपको पता नहीं होगा कईयों को रॉकिंग हॉर्स होता क्या। तो भाई रॉकिंग हॉर्स होता है जो WWE में रॉक है उसके घोड़े को कहा जाता है रॉकिंग हॉर्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा हूं। तो रॉक का घोड़ा नहीं होता रॉकिंग हॉर्स। रॉकिंग हॉर्स इज अ काइंड ऑफ थिंग, एक स्प्रिंग होता है बहुत मजबूत, और उसके ऊपर कई बार बुल बना होता है। बुल साइज एक टॉय होता है, यहाँ घोड़े के तरह का एक टॉय होता है, साइज मींस बुल शेप्ड और हॉर्स शेप्ड। तो बच्चे उस पर बैठकर उसको आगे पीछे करते हैं, यानी कि वो स्प्रिंग उस पर झूलता है, उसको आगे पीछे पकड़ के हिलाते हैं, तो वो स्प्रिंग के कारण वो मोशन करता है आगे पीछे, तो साइड्स। तो बच्चे उसको बहुत एंजॉय करते हैं, उसकी राइड को, एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, और अच्छा लगता है उनको ऐसा खेलना। तो वो स्प्रिंग वाला घोड़ा होता है, उसे कहते हैं द रॉकिंग हॉर्स, जो हर समय रॉक करता रहता है, थकता नहीं है। उसके ऊपर बैठने वाला ज्यादा है, घोड़ा नहीं थकता है, ठीक है। द रॉकिंग हॉर्स विनर, उसी पर अपनी एक बेटा शॉर्ट स्टोरीज है। देयर आर सम कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। There are two most important characters. The first is a mother. एक माँ है. And second most important character in the story is उसका एक बेटा है. भाई साहब का नाम है पॉल कॉलिंगवुड. कॉलिंगवुड तो इंग्लैंड का क्रिकेटर है. इनका नाम सिर्फ क्या है? पॉल. इंग्लिश नेम्स हैं पॉल. तो भाई जो पॉल है छोटा सा बच्चा है, और उसे क्या पसंद है? घोड़े पे बैठना, द रॉकिंग हॉर्स. थोड़ा सा स्टोरी के और बैकग्राउंड में जाते हैं. ये एक लड़की है, एक माँ की कहानी है, जो एक घर में आती है, लेकिन वो आती तो एक अच्छे घराने से है जहां सब कुछ होता है, एवरीथिंग फ्रॉम अफ्लुएंट फैमिली, यानी कि एवरीथिंग अवेलेबल. पैसे की कमी नहीं है, चाहे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कमी नहीं है. एनफ टू ईट, एनफ टू वियर. बट जिस फैमिली में आती है उस फैमिली में ऐसा नहीं है. उस फैमिली का जो ऑनर है वो बहुत अमीर नहीं है. देयर इज अ लैक ऑफ मनी इन दैट हाउस. पैसे की कमी है, ठीक है. पैसे की कमी नहीं है, वो कपिल शर्मा वाला नहीं है, यहां पैसे की कमी है. तो इनके बच्चे भी हो जाते हैं दोनों के, लेकिन वो बच्चों को अपना मानती नहीं है. उसको ऐसे लगता है कि ये बच्चे अभी हमें पैदा नहीं करने चाहिए थे. वो बच्चों को एक बोझ मानती है, ठीक है, अपने सर के ऊपर. उसको लगता है कि अपनी उनकी जिम्मेवारियां तो पूरी कर नहीं पा रहे हैं, तो फायदा क्या है बच्चों का. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल क्या हो रहा है कि लोग फैमिली प्लानिंग देर से करते हैं. इसीलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू सेटल. वो सेटल होना चाहते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, वो तब फैमिली प्लानिंग करते हैं. लेकिन वही उस तरह से वो लड़की वो और सोचती है कि बच्चे अभी पैदा नहीं होने चाहिए थे, लेकिन थे क्या कर सकते हैं. तो उसको लगता है कि बच्चे बोझ हो गए हैं. बोझ इसलिए हो गए हैं, बच्चे हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं. हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. आसपास के बच्चे जब खिलौने लेके आते थे तो भाई वो भी बच्चे देखकर उनको मांगते थे. अपने मम्मी पापा से मांगेंगे और किससे मांगेंगे. तो लेकिन शी वाज अनएबल टू बाय दैट थिंग्स टू हिज और टू हर सन बॉय. तो उनके घर में से, यानी कि उनको ऐसे लगता रहता था उनका घर चीख चीख कर कह रहा है पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए. उनको उनके कान बजते रहते थे. अ हमिंग नॉइज. उनके कान बजते रहते थे कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए. यानी कि हर एक बात में तो पैसा चाहिए था. घर का सारा कामकाज वो संभालती थी, सब्जी खरीदना, कुछ भी खरीदना, A to Z. तो उसको क्या चाहिए होता था उनके लिए?
ऐसा इसको अपने खिलौनों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कपड़ों के लिए, कुछ भी चीज के लिए उसको भी क्या चाहिए होता था, पैसा। खाने पीने के लिए टॉफी खानी होती थी बेचारे ने। तो इन दोनों के माँ बेटे के दिमाग में यही चलता रहता था कि पैसा चाहिए, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है हमारे घर में। तो होता क्या है, पॉल अपने दिन का 50 to 70% टाइम, यानी कि नींद वाला काउंट करें तो 24 आवर्स में से वो 12-13 घंटे रॉकिंग हॉर्स पर ही बिताता था, उसी पर ही बैठा रहता, उसी पर ही टाइम पास करता रहता। उसकी मां कहती तू बड़ा हो गया है, इस रॉकिंग हॉर्स को तोड़ देगा, इसको छोड़ दे। लेकिन वो कहता नहीं मां, मेरे को चैन ही आता है। तो बैठा रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, आंखें बंद कर लेता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता ही रहता है। तो उनके घर में एक माली होता है जिसका नाम होता है बैसेट। बैसेट माली कह लो, वर्कर कह लो, हेल्पर कह लो, पड़ोसी कह लो, कुछ ही कह लो, ठीक है, छोटे मोटे काम करने वाला आदमी है बैसेट। तो वो अक्सर ही जब उसको टाइम मिलता या बैसेट आता तो वो बैसेट के साथ बातें करता हॉर्स के बारे में, कौन सा घोड़ा बैठ जीता, कौन सा घोड़ा कैसे दौड़ा, डर्बी के बारे में बातें किया करता। डर्बी होती है हॉर्स रेस, आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि वो घोड़े भाग रहे होते हैं ट्रैक पर, हॉर्स रेसिंग। इट्स अ फेमस स्पोर्ट्स या गेम कह लो इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां आईपीएल खेला जा रहा है आजकल। तो वहां की एक फेमस गेम है डर्बी, अमीरों की है। तो वो अक्सर ही डर्बी के बारे में बात किया करता था बैसेट के साथ, कौन सा घोड़ा जीता, लोगों को इस पर पैसे लगाने चाहिए थे, ऐसा वैसा, ऐसा ये वो। तो अक्सर ही ऐसी बातें किया करता था और ये बातें सुनी उसके अंकल ऑस्कर ने। ऑस्कर गाना सुना होगा आपने बादशाह का, ठीक है। तो ऑस्कर, अंकल ऑस्कर को पता चल जाता है कि भाई साहब हर समय डर्बी के बारे में बातें करते रहते हैं। उनको शक हो जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसकी क्या उम्र है अभी इन चीजों के बारे में बात करने की, ये हर समय इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ का पता करने के लिए जब पॉल वहां नहीं रहता है तो वो बैसेट के पास जाते हैं और बैसेट को पूछते हैं भाई बता ये इतनी बातें क्यों करता है, तेरे साथ क्या बातें करता रहता है। बैसेट कहता है ये जब भी फ्री होता है तो मेरे साथ यही बातें करता है कि कौन सा घोड़ा जीता, कौन सा घोड़ा नहीं जीता, क्या क्या क्या, डर्बी के बारे में, एवरीथिंग अबाउट डर्बी, एवरीथिंग अबाउट हॉर्स रेस। तो अंकल ऑस्कर कहते हैं ठीक है, लेकिन अब मेरे को सच सच बता कि ये उस पर बेट भी लगाता है या नहीं, यानी कि पैसे भी लगाता होगा। उनको शक हो जाता है कि पॉल बैसेट के साथ मिलकर पैसे भी लगाता है, गलत काम में पड़ गया है। तो शक तो उनकी मां को भी था, लेकिन मां ने ऑस्कर को कहा, ऑस्कर ने बैसेट से पता किया। बैसेट कहता है, बैसेट ने पहले तो नहीं बताया लेकिन धीरे धीरे कहती है हाँ ये करता है, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास इसके पड़े रहते हैं और ये बैटिंग करता है और जीत भी जाता है, और हर बैटिंग जीतता है। जिस भी घोड़े पर पॉल बैट करता है वो घोड़ा जीतता ही जीतता है। ऑस्कर इंप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं, पॉल को पता चलता है, पॉल भी ऑस्कर से बात करता है और कहता है कि अंकल मैं पहले भी बैट किया करता था लेकिन मैं हार जाता था, लेकिन क्या हुआ एक बार आपने मेरे को 10 शिलिंग्स दिए थे, वो 10 शिलिंग्स पे मैंने जब बैट लगाई वो मैं बैट जीत गया, और उसके बाद एंड आफ्टर दैट डे आई नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैट, मैंने एक भी शर्त, एक भी बैट नहीं हार। तो ऑस्कर जी कहते हैं ठीक है भाई मान लेते हैं तेरी बात। तो पॉल कहते हैं अंकल आप भी हमारे साथ आओ, आपके लिए बेट मैं लगाऊंगा, जिस पर मैं कहूंगा उसी पर लगानी है, ठीक है, तो अपने जीतेंगे। ऑस्कर कहता है ठीक है। उन्होंने तो ऑस्कर को इसलिए अपने साथ मिला लिया भी, एक तो उसके वो 10 शिलिंग्स वो मानता था लकी है,
और उसके लिए हो सकता है ऑस्कर अंकल भी लकी हो जाएं। तो लेकिन और दूसरी बात है कि उसकी मां को ऐसा पता नहीं चलेगा कि पॉल बैटिंग कर रहा है, इसलिए उन्होंने ऑस्कर को भी अपने साथ मिला लिया। तो उसके थोड़े दिनों के बाद डर्बी थी, एक हॉर्स रेस थी। तो ऑस्कर कह रहा था कि मिर्जा घोड़े पे पैसे लगाते हैं, घोड़ा था मिर्जा, ठीक है। कोई कह रहा था लैंसलॉट पे लगाते हैं, बैसेट कह रहा था लैंसलॉट पे लगाते हैं। एक तीसरा घोड़ा था डैफोडिल, जिसके जीतने के कोई चांसेस नहीं थे। एंड पॉल सेड डैफोडिल, डैफोडिल पे ही लगाएंगे, डैफोडिल घोड़े पर ही अपने पैसे लगाएंगे। तो जब उन्होंने डैफोडिल पर पैसे लगाए तो 300 लगाया था, 300 पाउंड आई थिंक, इंग्लैंड के थे, 300 पाउंड लगाया पॉल ने, और कितने जीता? 1500 पाउंड वो जीत गया। तो भाई ऑस्कर मान गया, भी लड़के की बात में दम है। यानी कि पॉल को इंट्यूशन होती थी, इंट्यूशन आप कह लो भी, इट्स अ काइंड ऑफ अ सिक्स्थ सेंस, जो आपको कई बार बता देता है कि क्या होने वाला है। तो जो पॉल था उसको पता चल जाता था सिक्स्थ सेंस के साथ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो आंखें बंद करता था, सोचता था और बता देता था भी ये जीतेगा। तो पॉल ने ऑस्कर को कहा कि मेरे पास सिक्स्थ सेंस है, इंट्यूशन है, यानी कि मेरे को पता चल जाता है, पता नहीं कैसे चलता है लेकिन पता चल जाता है कि ये घोड़ा जीतने वाला है। पैसे जीतने लग गए, पैसे ऑस्कर होते थे, पॉल जितवा देता था, कुछ पॉल रख लेता था अपने घर पे, थोड़े बहुत ले जाता था, उसकी मम्मी को पता नहीं चलता था। धीरे धीरे उसकी मम्मी को शक हुआ दाल में कुछ काला है, कि ये बैटिंग कर रहा है लड़का, ठीक है, ये लड़का बैटिंग कर रहा है, पैसे लगा रहा है। तो अब वो उसको टोकती है, सख्ती से उसके साथ पेश आती है। तो फिर भी ऑस्कर पॉल की हेल्प करता है, वो एक बार फिर डर्बी में जाते हैं, वो फिर एक घोड़े पर दाव लगाता है। कौन लगाता है? पॉल। उस टाइम जो रेशो चल रहा होता है वो 10 टाइम्स चल रहा होता है, 100 रुपए दोगे तो 1000 मिलेगा अगर जीते तो पॉल जिस घोड़े पर लगाता है वो घोड़ा जीत जाता है। उसने 1000 लगाया तो उसको 10,000 मिलते हैं, और वो 10,000 में से 5,000 ऑस्कर को देता है और कहता है कि अंकल गो टू द टाउन एंड गिव इट टू माय लॉयर एंड आस्क हिम टू सेंड 1,000 ऑन एवरी बर्थडे ऑफ हिज मदर। हर बर्थडे, उसकी मां के हर बर्थडे पर $1,000 उसको पाउंड भेज दिया करें। तो ऑस्कर ने ऐसा ही किया, कुछ ही दिनों में उसका बर्थडे आने वाला था उसकी मां का, और लॉयर ने $1,000 उसको भेज दिया उसकी मां को। तो वो देखती है, विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, शी वेंट टू सिटी एंड आस्क्ड द लॉयर if she can collect all the money at single time, भी एक ही बार में वो सारे पैसे ले सकती है। तो ये बात ऑस्कर ने पॉल से पूछी कि तुम्हारी मम्मी 5,000 पूरे पाउंड एक साथ उठाना चाहती है ताकि वो अपने कर्जदारों का वो सभी का पैसा वापस दे दे। पॉल कहते नो प्रॉब्लम, तो सारे पैसे ले आती है। अब उनके घर में थोड़ा सा क्या आता है? शांति आती है, सीरीनेस, सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल, यानी कि पॉल के लिए ट्यूटर का इंतजाम हो जाता है, पॉल को पढ़ाने का हल हो जाता है। पॉल इज गेटिंग इनटू हायर क्लासेस नाउ, सो ही नीड्स ट्यूशन और ही नीड्स टू गो टू स्कूल, तो उसके ट्यूटर का इंतजाम हो जाता है। उसकी बहन के लिए चीजें आ जाती हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ घर में आ जाता है, और उनके घर में अरेंजमेंट्स ठीक हो जाती हैं, उनके घर एक लाइन पे आ जाता है, खाना पीना अच्छा चलने लग जाता है। लेकिन पैसा तो कभी ना कभी खत्म होता ही है। तो क्या आता है? I miss a link in the story. Before that, एक बार पॉल अपनी मां से पूछता है कि मां हमारे घर में पैसे की कमी क्यों है? तो उसमें कमी किस बात की, गलती किस बात की है? अमीर होना इतना जरूरी है? तो उसकी मां कहती है नो, there's no need to be rich,
वी नीड टू बी लकी, हमें लकी होना ज्यादा जरूरी है। इफ वी आर रिच द मनी विल एंड समडे, बट इफ वी लकी वी कैन गेट इट अगेन, हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लकी हैं तो पैसे दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर हम अमीर हैं तो हो सकता है कल ना रहें, तो इसलिए लकी होना ज्यादा जरूरी है। एंड ही अगेन आस्क्ड हिज मदर दैट आरंट यू लकी, एंड शी सेड यस आई वाज लकी बिफोर मैरिज, बट व्हेन आई गॉट मैरिड टू योर फादर आई गॉट अनलकी। तुम्हारे पिता अनलकी हैं, उनके कारण मैं भी अनलकी हो गई। लेकिन पॉल कहता है आई एम लकी, आई हैव इंट्यूशन, आई हैव द पावर, आई कैन अर्न मनी। तब उसकी मां को शक हुआ था ये बैटिंग कर रहा है। तो 5,000 पाउंड उनके घर पे आ गए, उनके घर अब लाइन पर आ गया, लेकिन 5,000 कब तक चलते भाई। उसकी मां को पता चल गया, उसने पॉल को डांटा, समझाया, बहुत कुछ टोका टोकाई हुई, जो भी उसको उसने करना था समझाया भी, ये बैटिंग बेटा गलत है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ गुड फैमिली विच यूज टू बैट बट दे लॉस्ट। उसको डर था कि बैटिंग का मजा ही कुछ और है, यानी कि कमाई हो जाती है कई बार, लेकिन उसमें हार भी जाते हैं। मैंने मान लो आज 1,000 से 10,000 में जीत गया, लेकिन कल मैंने 20,000 कहीं से पकड़ के लगा दिए, 20 का लाख कर लूंगा, तो 20,000 डूब जाए तो कर्जे में, जुए के जैसे ही काम है, सट्टा है। तो उसने उसको बहुत मना किया, उसकी मां ने। पॉल डिस्टर्ब रहने लग गया, अपने कमरे में बंद रहने लग गया, किसी से बात करना उसने बंद कर दिया। अब वो जिस भी टेंशन में, अब जिस भी घोड़े का नाम लेता वो बैट हार जाता। अब सिक्स्थ सेंस, वो इंट्यूशन उसको वो नाम नहीं बताती थी, अब वो दबाव से एक नाम निकालता था, सोचने लग गया था, तो गड़बड़ होने लग गई थी। पहले अपने आप उसके दिमाग में एक नाम आता था, तो भाई बीमार हो गया, बेहोश होने लग गया, दौरे आने लग गए उसको। तो एक दिन अपने कमरे में पड़ा था, उसकी माँ उसके कमरे में एंटर करती है और देखती है कि वो बेहोश होने वाला है, और बेहोश होने से पहले उसने चिल्लाया मालाबार मालाबार, एंड आफ्टर दैट ही गॉट अनकॉन्शियस, ही गॉट फेंट। वो पानी पूनी के छींटे मार कर उठाया, किसको, पॉल को। एंड व्हेन ही गेट अप, जब उठा, उसको उठाया, ही गॉट कॉन्शियस, उसने फिर से चिल्लाया मालाबार मालाबार, मालाबार पे लगाओ, ही विल श्योरली विन, ही विल श्योरली विन, मालाबार, बैट ऑन मालाबार। तो वो बेसेट को बताती है, ऑस्कर को बताती है, और नेक्स्ट डे वो बैट लगा देते हैं, एंड इन द इवनिंग पॉल डाइज, पॉल मर जाता है। टेंशन में होता है, बुखार में होता है, बुरे हालात हो जाते हैं, वो स्ट्रेस को झेल नहीं पाता जो उसकी मां ने उस पर रोकथाम लगाई थी। बट ऑस्कर आता है, एंड ऑन मालाबार, जो पॉल ने कहा था, दे वॉन 80,000 पाउंड, 80,000 पाउंड। तो वो आकर उसको दे देता है, किसको, उसकी मां को। वो कह देता है पॉल चला तो क्या है, ही डाइड, बट वो तुम्हारे घर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर गया है। तुमने जो जीते हैं वो इस बार 80,000 पाउंड जीते हैं, 80,000 पाउंड। तो उसकी मां को अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुशी करूं या विला। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एक बच्चे के माइंड की स्ट्रेस, उसके दिमाग में लक अनलक, लक बैड लक के बारे में चीजें, उसके बारे में इंट्यूशन, यानी कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशंस एंड सम, आप कह सकते हो कि अननेचुरल थिंग्स। इंट्यूशन काइंड ऑफ, कुछ लोग इसे अननेचुरल मानते हैं, इसे शक्ति मानते हैं, है नहीं, इट्स ओनली सिक्स्थ सेंस। तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर इस स्टोरी में बताया गया है। और यहां स्टोरी क्या होती है बेटा, एंड होती है कि पॉल मर जाता है, लेकिन उसने जाते वक्त जिस मालाबार पर बैट लगाने को कहा था, दे वॉन 80,000 पाउंड। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। होप आपको समझ आई होगी, और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, नहीं तो मैं तो हूं ही। थैंक यू।